यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है एक नई मूवी 21 जुलाई 2020 को रिलीज़ होने जा रही है। हालांकि वो नई नहीं है, वो 2015 में ईरान में रिलीज़ हुई थी और पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुई थी और चली थी, लेकिन वो ईरानियन स्क्रिप्ट में थी। भारत में उसको अब भारतीय स्क्रिप्ट में भारतीय लैंग्वेज में डबिंग करके चलाया जाएगा। और इसमें जो म्यूज़िक था वहाँ का जो जो भी ईरान का रहा, उस म्यूज़िक को भारत में ए.आर. रहमान ने कंपोज किया है। हालांकि हमको याद होगा 2015 में ए.आर. रहमान के ख़िलाफ़ बहुत सारे फतवे इशू हुए थे और ये कहा गया था कि ए.आर. रहमान ऐसा नहीं कर सकते कि मोहम्मद पर बनी मूवी पर कोई वार्ता करें। मोहम्मद अ मैसेंजर ऑफ गॉड ऐसे करके उसका टाइटल है और भारत में वो रिलीज़ होने जा रही है। अब उसके कुछ अप डाउन्स इस समय भारत में चल रहे हैं और उस अप डाउन में एक जो इनिशिएटिव महाराष्ट्र सरकार ने लिया है, महाराष्ट्र सरकार ने उस मूवी को अपने यहाँ रिलीज़ करने से, अपने यहाँ प्ले करने से बैन कर दिया। हालांकि उस पर कोर्ट कचहरी होने वाला है और आगे मामला चलेगा, लेकिन हम इस मामले की तह तक जानना चाहते हैं कि आखिर ये मूवी बनी क्यों थी, ये मूवी चली क्यों है, भारत में इसका क्या संदर्भ है, भारत के मुसलमानों का इसमें क्या रोल है, भारत के मुसलमानों का इसमें संदर्भ क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। हमको याद होगा कि चार्ले हेब्डो नाम की एक मैगज़ीन चल थी। उस मैगज़ीन में मोहम्मद की एक तस्वीर छाप दी गई थी और यूरोप में, कुछ फ्रांस में, डेनमार्क में वो कुछ ऐसी मैगज़ीनें छपीं जिनमें मोहम्मद को लेकर कोई कमेंट किया गया हो। अच्छा या ख़राब से मतलब नहीं था, लेकिन मोहम्मद की एक फ़ोटो उसमें छाप दी गई। किसी भी प्रकार से वो एक कैरिकेचर था, हाथ से बनाकर छापा गया। उस पर दुनिया भर के मुसलमानों ने बड़ा बवाल किया। ख़ास तौर से ईरान, मैं फिर से कहता हूँ, ख़ास तौर से ईरान ने उसका बहुत विरोध किया था और अपने आप को सच्चा मुसलमान कहने के चक्कर में उन्होंने बड़ा भारी आंदोलन किए और पूरे विश्ववाइड उन्होंने लीड किया। उसी ईरान ने 2015 में मोहम्मद को लेकर एक मूवी बनाई। ये जो मूवी जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उसमें ईरान सरकार का पैसा लगा हुआ है, यानी कि ऑफिशियली ईरान गवर्नमेंट ने उसमें इन्वेस्टमेंट करके मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड करके मूवी बनाई। ख़ास तौर से उन्होंने जो मूवी बनाई वो शिया वर्सेस सुन्नी का मामला है। शिया वर्सेस सुन्नी का मामला ये है कि ईरान जो है वो खुमैनी के नेतृत्व में एक शिया बाहुल्य क्षेत्र है, वैसे ही इराक जो था वो सुन्नी बाहुल्य क्षेत्र था। तो ईरान शिया बाहुल्य क्षेत्र है। हम सब जानते हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई संसार में है तो मुसलमान खुद है। मुसलमान का मुसलमान से बड़ा संसार में कोई दुश्मन नहीं है और हो भी नहीं सकता। उसका कारण है कि 900 प्रकार के मुसलमान संसार भर में हैं। उन 900 प्रकार के मुसलमानों में एक दूसरे के साथ रोटी बेटी खाने पीने का संबंध नहीं है, एक दूसरे को छोटा बड़ा समझते हैं। और एक प्रेसिडेंट चूंकि मोहम्मद ने सेट कर दिया कि जो तुम हो, जो तुम्हारी ट्रेडिशंस हैं, जो तुम्हारी प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस से तुमको कोई अलग नहीं कर सकता। अल्लाह के लिए शहादत देनी है, अल्लाह के नाम पर वो प्रैक्टिस जारी रखनी है, तो तुम ही सच्चे मुसलमान हो। और सच्चा मुसलमान वही है जो मुझे मानता है, मेरी सुन्नत को मानता है, अल्लाह को मानता है, ट्रेडिशंस को मानता है। ट्रेडिशंस इन द सेंस रहता है कि जब हम दो चीज़ें लेकर आते हैं, सुन्नत और हदीत, तो इन हदीतों के आधार पर ये 900 प्रकार के मुसलमान हैं कि जहाँ पर मोहम्मद ने कोई बात नहीं कही और जो चीज़ प्रैक्टिस में थी मोहम्मद ने उसको मना नहीं किया, यानी कि वो प्रैक्टिस सही है। ऐसे अलग अलग स्थानों पर एक ही बात पर अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस में आपस में लड़ाइयाँ हैं। तो ये 900 प्रकार के मुसलमान एक दूसरे के साथ खूब लड़ते हैं और इस स्तर पर लड़ते हैं कि खाड़ी के, जब ऑटोमन अम्पायर ख़त्म हुआ और खाड़ी में ये 56 देश बने, इन 56 देशों में एक दूसरे के देश से कोई मिलने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के देश की शक्ल देखने को तैयार नहीं। इवन कंट्री के अंदर 4-5-10 गुट ऐसे रहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर बम्बार्डमेंट करते रहते हैं और जो इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है, इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट नहीं मानते, अपनी प्राइवेट गवर्नमेंट चलाते हैं, जैसे तालिबान चलाता था, जैसे और लोग चलाते हैं, उनके सभी कंट्रियों में चलता है और उनमें बम विस्फोट और फूटापाटी होती रहती है। तो आखिर ये जो लड़ाई है ईरान की, ईरान ने वो मूवी बनाई क्यों? ईरान अपनी छवि सुधारना चाहता है,
संसार भर में ईरान के ऊपर जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने शुरू किए और अमेरिका ने ईरान को इस प्रकार से जैसे ये अलग थलग किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप जब जिस समय सत्ता में आए, तो डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद और ज़्यादा बवाल हुआ। ईरान को अलग थलग दिखाने की कोशिश की गई और सारे मोहम्मडन जगत को, यानी कि जो दूसरों को काफिर बताते हैं, उन पूरे मोहम्मडन जगत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की एक तलवार चली और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे मोहम्मडन जगत पर उस समय बैन लगाए, आना जाना बंद किया, उनके वीज़े बंद किए, जिनके वीज़े हो गए थे उनके कैंसिल करने शुरू किए। तो पूरा मोहम्मडन समाज एक क्वेश्चन मार्क पर आ गया। इतने में अवसर मिला शियाओं को। शियाओं ने ये कहने की कोशिश करी कि जिसको आप मुसलमान कहते हैं, जिसकी आप ये जो सारा चल रहा है, जिसके विषय में आप कहते हैं, वो एक्चुअली सुन्नी मुसलमान है। शियाओं का ऐसा मानना है कि मोहम्मद के दामाद और उनके भाई, मोहम्मद के नवासे, जिन्होंने मोहम्मद के पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया हो, वो कैसे मुसलमान है। यानी कि जो इस बात से अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हो कि हमने मोहम्मद के नवासों को मार दिया, हमने मोहम्मद के भाई कम दामाद को मार दिया, हमने मोहम्मद के ब्लड के वंश परंपरा ख़त्म कर दी, ऐसा शियाओं का मानना है कि वो कहते हैं कि ऐसे कैसे मुसलमान हैं, ये मुसलमान नहीं हो सकते। और ये जो मोहम्मद के नवासे हुसैन, हसन या उनके दामाद, उनके भाई अली के जो फॉलोवर्स हैं, वो अपने आप को शिया कहते हैं। इसीलिए जिस दिन हुसैन की हत्या हुई करबले में, उस शहादत के दिन को ये जो शिया हैं वो काला दिवस मानते हैं और वो कत्ल की रात मानते हैं, वो उसको क़यामत की रात मानते हैं और उसके नाम से ही ये मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें वो अफसोस करते हैं कि हाय हुसैन हम ना हुए, हम होते तो शायद आपकी कुछ मदद कर सकते और अल्लाह ने हमें उस समय क्यों नहीं पैदा किया जिस समय मोहम्मद की हत्या हो रही थी। मोहम्मद की हत्या करने वाले लोगों में नाम रखा गया कि सुन्नियों, आयशा ग्रुप जो है वो सुन्नियों ने इनकी हत्या कर दी और ये सारा पॉलिटिकल गेम था। पॉलिटिकल गेम मतलब सत्ता पाने का था, तो वहाँ से शिया और सुन्नी निकले। तो शियाओं ने, यानी कि ईरान ने ये समझाने की कोशिश की इस मूवी के माध्यम से, बाकायदा इन्वेस्टमेंट करके, कि देखिए हम शिया हैं, हम सुन्नी नहीं हैं और मोहम्मद को हम भी मानते हैं, मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, लेकिन जितनी ज़्यादतियाँ हैं वो सुन्नियों की हैं। तो कोशिश इन्होंने की है कि सुन्नियों के, चूंकि मोहम्मदन है आखिर, तो सुन्नियों के विषय में भी बहुत ज़्यादा निगेटिव ना दिखाया जाए, केवल मोहम्मद के कुछ मैजिकल वर्क दिखाए जाएं, जिससे कि जो इस्लाम के प्रति हेट्रेट है संसार की, जो इस्लाम के प्रति एक, इस्लाम को ऐसा रिलीजन मान लिया गया, हालांकि हिंदुइज्म ने तो ये, जब आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो भविष्य पुराण में मोहम्मद के जन्म के समय पर ही महाराजा भोज की हिस्ट्री लिख दी थी और मलेक्षों के जन्म और आदम से लेकर और मोहम्मद तक की हिस्ट्री लिखी थी और कहा था ये मलेक्षे, हमारे यहाँ आज भी मलेक्षी कहा जाता है, कहता है मलेच्छी हो, नाता धोता नहीं तो उसको कहते हैं क्या मलेच्छी हो, क्या मलेक्ष हो क्या। यानी कि हमारी भविष्य पुराण में ऑलरेडी लिखा हुआ था। बाद में पूरे वर्ल्ड ने, उस समय कृष्ण उनके फेवर में शायद खड़े थे, यहूदी भी उनके साथ थे, लेकिन बाद में कृष्ण, यहूदी, संसार के जितने प्रकार के रिलीजन हो सकते हैं, जितने प्रकार के संप्रदाय हो सकते हैं, उन सभी ने इस्लाम को कंडम किया, क्योंकि इस्लाम ने अपने जन्म के बाद वो सिर्फ मार काट पर विश्वास करता रहा और तब से लेकर पिछले 1500 वर्षों से पूरे विश्व में एक दूसरे के प्रति हेट्रेट की भावना, बम फोड़ना, मारना, कूटना, डेमोक्रेसी पर विश्वास ना करना और हमारा रिलीजन ही प्रधान है, उसके अलावा कुछ और नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जब पूरा विश्व इस्लाम के खिलाफ होकर इस्लाम हाशिए पर खड़ा हो गया, पहले से इस्लामिक लोग आपस में लड़ रहे थे, उनके साथ यूरोपियन शक्तियां, उनके साथ अमेरिकन शक्तियां, उनके साथ रशिया, कोई इधर से कोई उधर से, और इस प्रकार जो अंतिम रूप से एग्जीक्यूशन हो रहा है पिछले कई 100 वर्षों से, खासतौर से अगर हम कहें कि पहले विश्व युद्ध के बाद या पहले विश्व युद्ध से पहले के समय से लेकर और अब तक, उसमें मुसलमान ही सबसे ज़्यादा मारा जा रहा है और वो अपने कर्मों की वजह से मारा जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में सीधे इस्लाम को क्वेश्चन मार्क ना लगाकर ये बताने की कोशिश की कि मोहम्मद जो हैं, उन्होंने जो जन्म लिया, उन्होंने तो अच्छा काम ही किया और जो बुरा
जो मैसेज दिया गया है संसार को, जो बुरा मैसेज दिया जा रहा है, वो बुरा मैसेज सुन्नियों के कुछ एक्टिविटीज की वजह से हुआ जिसके विक्टिम शियाज थे। इसलिए ये जो मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ हेट्रेट है वो सुन्नियों के प्रति रहे, लेकिन शियाओं के प्रति वो ना रहे। अब जब फायदे की बात है या अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं तो मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड उन्होंने मूवी बनाई। जब मैं कहता हूं कि चार्ले हेब्डो की जो कार्टून था या उसकी जो मैगजीन थी उसके खिलाफ ईरान ही सबसे आगे खड़ा था और कह रहा था मोहम्मद की पिक्चर तो छोड़ दीजिए, मोहम्मद की फोटो छोड़ दीजिए, मोहम्मद के विषय में 2 लाइनें भी नहीं खींची जा सकती। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम विरोधी है, ये सारे एक्टिविटी। उसी ईरान ने अपने फायदे के लिए मोहम्मद पर पूरी मूवी बनवा दी और वर्ल्ड वाइड उसको रिलीज कर दिया अपनी सुरक्षा के लिए। हालांकि ट्रंप के ऊपर जू नहीं रहेगा और अमेरिका और यूरोप के ऊपर जू नहीं रहेगा कि भैया ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फायदे के लिए वो किया गया। 2015 में वो मूवी भारत में भी रिलीज होने के लिए आई और उस समय ए.आर. रहमान उस पर म्यूजिक सेट कर रहे थे, तो ए.आर. रहमान के खिलाफ बहुत सारे फतवे जारी हुए। अब वो मूवी डबिंग करके भारत में रिलीज होने को तैयार है, 21 जुलाई को वो रिलीज हो रही है। तो इसमें जो विरोध करने वाले हैं, शिया एक भी विरोध करने वाला नहीं है भारत में, क्योंकि ईरान ने बनाई है और उनकी वो अपने माई बाप ईरान वालों को मानते हैं और कहते हैं ईरान जैसा कहता है वैसा शिया चलते हैं, चाहे वो सही कहे चाहे वो गलत कहे, वो जो भी कहता है वो वैसे चलते हैं। अब इसमें जो निगेटिविटी जा रही है वो निगेटिविटी जा रही है कहीं सुन्नियों के खिलाफ, माइन्यूटली जा रही है। हालांकि उसमें मोहम्मद का गुणगान किया गया है, मोहम्मद को मैसेंजर बनने तक और मैसेंजर के बाद और आगे चलने तक मोहम्मद के ही गुणगान किए गए हैं कि मोहम्मद ने कितने अच्छे इंसान थे, संसार में उनसे अच्छा इंसान पैदा नहीं हुआ। और ये जो इधर सुन्नी है लेकिन फिर भी अच्छा बताने के चक्कर में सुन्नियों का तो कवड़ा हो ही रहा है। इसलिए सुन्नियों के जो बड़े 4 ग्रुप हैं, उन 4 बड़े ग्रुपों में जो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले ग्रुप हैं वो सामने आ गए हैं, और खासतौर से भारतीय वर्जन। विश्व में जब वो मूवी रिलीज हुई थी तो थोड़ा बहुत हंगामा हुआ, बाकी खत्म हुआ, लेकिन भारतीय वर्जन जैसे देवबंद है, बरेलवी है, ये भारतीय वर्जन को बड़ा कष्ट है। वो आज कष्ट नहीं है, मैं इनके कष्ट की बात करता हूं। इनको कष्ट हुआ था जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। ऑटोमन एम्पायर मतलब मुस्लिम का एक जगत एक खलीफा, और ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े टुकड़े करने के बाद ब्रिटेन पीछे पड़ गया कि साहब हम ये खलीफा सिस्टम खत्म करेंगे, कोई खलीफा नहीं मानते। उस खलीफा को जो डी रिकॉग्नाइज किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उस डी रिकॉग्निशन के लिए भारत के मुसलमानों ने भारत में आंदोलन करना शुरू कर दिया था, जिसको आप खिलाफत आंदोलन कहते थे, जो कांग्रेस ने अपने हाथ में ले लिया जिसका आंदोलन, और कांग्रेस उसका नेतृत्व कर रही थी। खिलाफत का मतलब अंग्रेज की खिलाफत करना नहीं, खिलाफत का मतलब खलीफा को जो अंग्रेजों ने डी रिकॉग्नाइज कर दिया था और कहा था कि ये मुस्लिम जगत कोई जगत नहीं है, इनमें कोई खलीफा नहीं है, ये कोई ऊपर वाले की देन नहीं है, कोई ऊपर वाले का डायरेक्शन नहीं, धरातल पर आइए, जमीन पर सब एक से हैं दुनिया में, और डेमोक्रेसी स्टेप और शासन करना स्वीकार करिए, कोई रिलीजन के नाम से कुछ नहीं होता। तो भारत के मुसलमानों ने, अंग्रेज यहां पर बैठा है उससे समस्या नहीं थी, भारत के मुसलमानों को समस्या थी कि आपने ऑटोमन एम्पायर कैसे खत्म कर दी, वो मेरे माई बाप हैं वहां, और वहां का जो खलीफा है वो मेरा सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है धरती पर, कमांडर इन चीफ को आप डी रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं। वो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। खिलाफत आंदोलन इसी वजह से बहुत क्रूर और हिंसक हो गया। चौरी चौरा कांड हमने सुना कि मुसलमानों ने उस समय और हिंदुओं ने साथ में मिलकर गांधी जी के आह्वान पर साथ में मिलकर वो थाने जलाने शुरू कर दिए, पुलिस को मारना शुरू कर दिया और बम विस्फोट करने शुरू कर दिए। गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया। बड़ी चालाकी से गांधी जी ने जब उसको वापस लिया तो उसको असहयोग आंदोलन में दोबारा रिकन्वर्ट कर दिया। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं कि मुसलमान के जो सुन्नी जगत है या शिया जगत है जो खाड़ी में है, वहां अगर कोई एक्टिविटी होती है तो उसका दर्द हमारे यहां क्यों होता है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हमारे यहां का मुसलमान जितना भी है वो तो बेसिकली हिंदू है और वो कन्वर्ट होकर मुसलमान बना। उसके माँ पिता कभी ना कभी हिंदू रहे, उसके दादा दादी वो किसी न किसी हिंदू वंश से ही हुआ होगा। अगर वो हिंदू वंश से नहीं है तो वो ये कहे कि मैं ईरान से आया था, मैं इराक से आया था। तो हिंदुस्तान का मुसलमान एक तरफ तो ये कहता है कि मैं तो हिंदुस्तान का हूं और ये भूमि हमारी भूमि है, और दूसरी तरफ ये भी कहता है कि नहीं वो मेरे पिता हैं।
ये कैरेक्टर थोड़ा सा समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से ये सारा कुछ चलता रहता है। तो असल वजह जो है वो है कि ये जो विरोध करने की कि उनकी तस्वीर ना छप जाए, उनका कहीं नाम ना आ जाए, उनकी कोई वीडियो ना बन जाए, उसका कारण है कि अगर ये चलने लगा, हालांकि ईरान ने किया है तो शिया जगत ने उसको इनवाइट किया है, और शिया से मिलते जुलते जो सुन्नियों में भी ग्रुप हैं जो शिया की आदि फिलॉसफी अडॉप्ट करते हैं, उन्होंने भी इस पर कोई बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, केवल सिंबॉलिक ऑब्जेक्शन लगाया। तो इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जो सियासत इस समय चल रही है पिछले एक हफ्ते से, वो ये है कि ये मूवी अगर भारत में रिलीज होती है तो आगे का रास्ता मोहम्मद के दूसरे कृत्य हैं उनके लिए भी खुल जाएगा। और अभी तक तो मोहम्मद की अच्छाई और बुराई हम कुछ जाने नहीं देते मस्जिद के बाहर, और हम उसको अपने मुंह से निकलने नहीं देते। कुरान हमारी माई बाप है और उस पर ही हम टिक कर रह जाते हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद हमारे मोहम्मद है, उस पर टिक कर रह जाते हैं, और उन्होंने जो किया वो सही किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। जनता का जो नैरेटिव है वो सेट नहीं हो पाता कभी, क्योंकि हिंदुओं के बीच में या गैर मुसलमानों के बीच में वो बातें बाहर नहीं निकलती। गैर मुसलमानों में तो अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं कि भैया तुम हमारे भाई हो और तुम मुस्लिम बहन हमारी बहन है, और फिर वो बहन का क्या करते हैं ये हमको सबको दिखाई देता है कि वो लब जिहाद और ये जिहाद और वो जिहाद दुनिया भर के छेड़ कर बैठते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये मूवी जो भारत में रिलीज हो रही है एक लैंडमार्क भारत के लिए तय होगा, और अगर भारत में ये सफल हो गई, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि वो मूवी सफल हो जाए, मैं ये कह रहा हूं केवल भारत में रिलीज इसका सफल हो गया तो आगे के लिए ये रास्ता खुल सकता है कि मोहम्मद पर दूसरी बातों पर भी चर्चाएं हो सकती हैं जो उनके दूसरे कृत्य रहे। मुझे लगता है भारत में जो ये रिलीज होने जा रही है मूवी, इस पर अब अप एंड डाउन्स हम भारत में देखेंगे कि भारत भाई मुसलमानों का क्या रिएक्शन रहता है, हिंदुओं का क्या रिएक्शन रहता है। जो राष्ट्रवादी मुसलमान अपने आप को कहते हैं कि हम तो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और हमें आप पाकिस्तान की बात मत करिए, आप ईरान की बात मत करिए, आप इराक की बात मत करिए, केवल हिंदुस्तान के संविधान की बात करिए। तो देखना ये होगा कि ये मूवी रिलीज़ होते समय हिंदुस्तान का मुसलमान कितना संविधान को हाथ में रखता है और संविधान के अनुरूप कितना चलने का प्रयास करता है। ये सही परीक्षा अब होने वाली है। धन्यवाद। इसलिए उद्धव ठाकरे ने भी उस पर बैन लगा दिया, ऐसी सूचनाएं आई। लेकिन भारत के और बाकी राज्यों में अभी इस प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं दिखी है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश में एक लैंडमार्क चीज़ होगी, और इसको जब हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का मतलब है जो संविधान ने अनुमति दी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मूवीज़ को बनाने की, वो सेंसर बोर्ड का काम होना चाहिए। सेंसर बोर्ड अगर उसमें ये देखता है कि इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, इसमें कुछ हीन भावना नहीं पैदा की जा रही, इसमें कुछ हेट्रेट नहीं है, किसी के खिलाफ भड़काऊ बयान नहीं है, भारतीय कानूनों के अनुसार किसका कोई उल्लंघन नहीं है, तो फिर मूवी को रिलीज करने में कोई समस्या नहीं आती। इसलिए वो 21 जुलाई को जो रिलीज हो रहा है, मुझे लगता है ये भारत के लिए एक लैंडमार्क होगा और हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।